हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में पढ़ ही लिया होगा, हम बात कर रहे हैं आज मंकी पॉक्स डिजीज़ यानी कि एम पॉक्स के बारे में। सो ये बीमारी कहाँ से शुरुआत हुई, इस बीमारी के क्या सिम्टम्स हैं, इस बीमारी के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इससे कैसे बचा जाए, इसका क्या ट्रीटमेंट है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर पहुँचे। सो मंकी पॉक्स डिजीज दैट इज एमपीएक्स एक मंकी पॉक्स वायरस दैट इज एमपीवीएक्स के कारण फैलती है। मंकी पॉक्स वायरस जो है ये एक ऑर्थोपॉक्स वायरस ग्रुप का वायरस है, जिसको हमने फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज क्लेड 1 एंड क्लेड 2। मंकी पॉक्स वायरस सबसे पहले डेनमार्क में 1958 में रिसर्च के लिए जो बंदरों को लैब में रखा था उनके अंदर पाया गया, और उसके बाद सबसे पहला जो ह्यूमन केस था वो एक 9 महीने के बच्चे के अंदर पाया गया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 1970 में। 1980 में काफ़ी हद तक हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दिया था, एंड उसके साथ साथ ही स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन का भी एंड हो चुका था। उसके बाद सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में धीरे धीरे करके मंकी पॉक्स वायरस का स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। उस टाइम पे ना ज़्यादा वैक्सीनेशंस का प्रोग्राम था, ना ही ज़्यादा कोई मॉडर्न इन्वेंशंस थी, ना ही ज़्यादा मॉडर्न आज के टाइम की टेक्निक्स थी जिससे कि हम लोगों को अवेयर कर सकते कि मंकी पॉक्स वायरस से कैसे बचना है एंड इसकी प्रिकॉशंस या प्रिवेंशन कैसे की जाती है। धीरे धीरे कर मंकी पॉक्स वायरस ने पूरी दुनिया में पैर पसारने शुरू कर दिए, एंड 2022 से 2023 के बीच में जगह जगह पर इस मंकी पॉक्स डिजीज का स्प्रेड एंड इसके ग्लोबल आउटब्रेक्स होने स्टार्ट हुए। 2022 से 2023 में यूएसए में एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दैट इज डीआरसी में हर साल हजारों की संख्या में मंकी पॉक्स डिजीज के केसेस सामने आने शुरू हुए। मई 2022 में यूरोप में भी इसका ग्लोबल आउटब्रेक हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने 23 जुलाई 2022 में इसको PHEIC घोषित कर दिया था, मतलब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, जिसके बाद पूरी दुनिया में मंकी पॉक्स डिजीज के बारे में अवेयरनेस फैल गई एंड अपनी अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज ने इसके बारे में प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशन लेना स्टार्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं इस डिजीज के स्प्रेड की, इस डिजीज के ट्रांसमिशन की, कि ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे होती है। सो इन जनरल ये बीमारी पर्सन टू पर्सन भी स्प्रेड कर सकती है एंड ये एनिमल टू पर्सन भी स्प्रेड कर सकती है। पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करने के जो इसके कॉमन कॉन्टैक्ट्स हैं, जो कॉमन पॉइंट्स हैं, वो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ओरोफेरेंजियल रूट से। अगर किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को सर्दी खांसी जुकाम इस बीमारी की वजह से हो रहा है, सो उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, उसकी थूक या उसकी बलगम के कण आपके नाक के रास्ते, आपके मुंह के रास्ते बॉडी में एंटर कर लेते हैं एंड वो सिम्टम्स क्रिएट करते हैं। अगर किसी पर्सन की बॉडी के ऊपर कोई स्क्रैचेस हैं, कोई कट्स हैं, सो वही ड्रॉपलेट्स उसके ऊपर टच करने के बाद बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ तक कि ऑकुलर रीजन, जैसे कि आंखों के अंदर से भी, कान के अंदर से भी ये चीज़ बॉडी के अंदर एंटर कर सकती है। और किसी भी इन्फेक्टेड पेशेंट या पर्सन को किस करने से एंड टच करने से भी ये डिजीज़ आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगी। एनोरेक्टल रूट, वेजाइनल रूट, यूरेथ्रल रूट बड़ा ही कॉमन रूट है आपकी बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए। अगर अब हम बात करते हैं एनिमल टू पर्सन ट्रांसमिशन या एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के लिए, सो उसमें जो भी कोई इन्फेक्टेड एनिमल है, जैसे कि बंदर या गिलहरी की हमने बात करी, यहाँ तक कि डॉग्स के अंदर भी आ सकता है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनकी हंटिंग से, इनके शिकार के टाइम पे इनको काटने के कारण, इनको खाने के कारण, इनके स्क्रैच के कारण, इनके बाइट के कारण आपको मंकी पॉक्स वायरस ट्रांसमिट हो सकता है एंड अल्टीमेटली आपको मंकी पॉक्स डिजीज हो सकती है। कोई भी पर्सन अगर मंकी पॉक्स डिजीज के कारण इन्फेक्टेड है, या कोई भी पेशेंट को अगर आप डील कर रहे हैं वो मंकी पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड है, सो उसके कंटेमिनेटेड शीट्स को, लिनन को, उसकी सराउंडिंग्स को टच करने से, उसके क्लोथ को टच करने से आपको मंकी पॉक्स वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। सो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए सब लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एक्चुअल में बीमारी में होता क्या है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसा कि सबने देखा है कि नॉर्मल वायरल डिजीज किसी भी टाइप की होती है, उसके अंदर यूजुअली जो सिम्टम्स आते हैं वो है फीवर, हाई ग्रेड फीवर, बॉडी पेन रहना, हेडेक रहना, सीवियर वीकनेस, लेथार्जीनेस रहना, भूख ना लगना, उल्टी ऐसी फीलिंग, नॉजिया का रहना, एंड साथ में सर्दी खांसी जुकाम, गला खराब होना। मगर इस डिजीज़ में, इस बीमारी में, इस सिम्टम्स के अलावा भी बहुत से इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो एक डायग्नोस्टिक एंड इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है किसी भी डॉक्टर के लिए इस बीमारी को डिफरेंशियल डायग्नोस करने के लिए। सो जिस सिम्टम की हम बात करें कि जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जिससे हम इस डिजीज़ को बाकी वायरल डिजीज से डिफरेंशियल डायग्नोस कर सकते हैं, वो है इसके साथ बॉडी पे निकलने वाले दाने। इन दानों को हम जनरली रैश या लीजन्स बोलते हैं, एंड ये स्टार्ट होते हैं फ्लैट लीजन्स के जैसे, जिनको हम मेडिकली मैक्यूल बोलते हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअली इन मैक्यूल्स के अंदर लिक्विड भरना स्टार्ट होता है, जिसको हम ब्लिस्टर्स बोलते हैं। नॉर्मली मेडिकली हम इसको पैपुलोपस्टुलर रैश भी बोलते हैं। यही वो लिक्विड है जब रप्चर हो के ये लिक्विड किसी भी बॉडी के ऊपर कांटेक्ट में आता है किसी और पर्सन के, या आपकी ही बॉडी पे जिसको हुआ है वायरस, उसी की बॉडी पे किसी भी जगह पे टच में आएगा,
तो वहाँ पे ये बीमारी को स्प्रेड करता है। एक बार किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से किसी भी पर्सन, दूसरे पर्सन, हेल्दी पर्सन को बीमारी होने के लिए 1 से लेकर 21 दिन का टाइम यूजुअली माना जाता है, जो है इंक्यूबेशन पीरियड टाइम, कि कांटेक्ट के बाद सिम्टम के आने के लिए जो टाइम पीरियड है वो 21 दिन का है, 1 से 21 दिन का। बट जनरली 1 हफ्ते का टाइम में अंदर देखा गया कि पेशेंट को सिम्टम आए हैं, पर्सन को सिम्टम आए हैं। एक बार बीमारी अगर आपके घर में आई है तो बाकियों को स्प्रेड होने के चांसेस मैक्सिमम है। एंड अगर आपकी बात करें, आपकी रिकवरी का टाइम 2 to 4 वीक्स है, 2 से 4 हफ्ते के अंदर आपकी बॉडी के सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं। जैसा कि आप साथ में लगी हुई फोटोग्राफ में देख रहे होंगे, इसके अंदर आपको पस्ट्यूल्स की शक्ल दिखाई गई है, आपको मैक्यूल से लेके पस्ट्यूलर रैश तक का दिखाया गया है। ये है जब ये उसके बाद स्कैब होता है, उसके बाद ड्राई ऑफ होकर स्किन उतर जाती है एंड वो रैश भी खत्म हो जाता है, एंड दिस इंडिकेट्स द एंड ऑफ द डिजीज। मगर ये जो पस्ट्यूलर रैश जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इतना ईजी डिफरेंशियल डायग्नोज करना नहीं है। हालांकि मंकी पॉक्स डिजीज के लिए रैश का निकलना एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है, बट ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसके अंदर ऐसे रैशेज निकलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, वो है चिकन पॉक्स, वो है स्मॉल पॉक्स, वो है मीजल्स, वो है हर्पीज, वो है सिफिलिस, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिनके अंदर इसी ही टाइप के रैशेज भी निकलते हैं। जहां साइन एंड सिम्टम की बात कर रहे थे, अगर किसी पेशेंट को वेजाइनल रूट के अंदर दाने निकले हैं इस बीमारी के होने के कारण, किसी को रेक्टल रूट के अंदर पॉटी के रास्ते में से दाने निकले हैं, किसी को यूरेथ्रा में यूरिन के रास्ते में से दाने निकले हैं, सो इन तीनों में अगर हम बात करते हैं इनके सिम्टम्स की, तो उसमें डिसयूरिया, यूरिन पास करने में दिक्कत होना, मोशन पास करने में पेन होना, दैट इज कॉल्ड प्रोक्टाइटिस, यूरिन पास करने में दिक्कत होना, उसको बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। ये सिम्टम्स बड़े कॉमन हैं। इन रैशेस के निकलने की कोई कॉमन जगह नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आपको किसी एक जगह पर निकलेंगे, आपको पूरी बॉडी पर भी निकल सकते हैं। बट जो कॉमनली देखा गया वो है फेस के ऊपर, वो अपर बॉडी के ऊपर है, हाथ पैर के तलवों के ऊपर, दैट इज द पाम एंड द सोल्स ऑफ द फीट। इनके ऊपर ये कॉमनली रैशेस निकलते हैं। किसी पर्सन में 1 से 2 रैशेज निकलते हैं, किसी में अनगिनत रैशेज निकलते हैं, किसी को एक जगह पे निकलते हैं, किसी को अनेक जगह पे दाने निकलते हैं। अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को भी मंकी पॉक्स डिजीज हुआ है, सो वो वायरस, वो डिजीज आने वाले बच्चे के लिए भी रिस्क है, क्योंकि वो बच्चे को भी बीमारी स्प्रेड हो सकती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंशियल डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दाने स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसी अनेकों बीमारियों में निकलते हैं। बट ऐसा भी देखा गया कि किसी बच्चे में जिसको मंकी पॉक्स डिजीज हुआ, उसको साथ साथ चिकन पॉक्स भी हो रहा हो, और किसी एडल्ट की अगर मैं बात करूं जिसको मंकी पॉक्स डिजीज हुआ, उसको साथ साथ पैरेलली कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक हर्पीज या सिफिलिस के भी रैशेज साथ साथ चल रहे होते हैं। सो उन चीज़ों को डिफरेंशियल डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है। साइंस एंड सिम्टम्स में जो हमने डिस्कस किया, किसी पेशेंट को फीवर, बॉडी पेन हो रहा है या रैशेज निकल रहे हैं, ऐसा कोई यूजुअल पैटर्न नहीं है। किसी भी पर्सन को पहले फीवर या बाकी बॉडी पेन, जनरलाइज वीकनेस के सिम्टम्स आ सकते हैं, या फिर किसी को पहले दाने निकल सकते हैं, या ये साथ साथ भी निकल सकते हैं। सो जब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पेशेंट्स को देखा गया, सो बहुत से ग्रुप्स मिले जिनको दोनों साइड के सिम्टम, रैशेज एंड फीवर टाइप के सिम्टम्स पैरेलल थे। किसी को पहले फीवर आया, किसी को बाद में फीवर आया, किसी को पहले रैशेज आए, किसी को बाद में रैशेज आए। अब जैसा हमने बोला कि इनको बाकी बीमारियों से रूल आउट करना बड़ा मुश्किल है, इस मंकी पॉक्स डिजीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रैशेज निकलते हैं उसके साथ लिम्फ नोड्स भी स्वॉलन हो जाते हैं। अब लिम्फ नोड्स क्या चीज़ है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल पर्सन हैं, उनको पता है। जो नॉन मेडिको है, जो जनरल पॉपुलेशन है, उनके लिए लिम्फ नोड्स वो छोटी छोटी ग्रंथियां या गांठें होती हैं, जो हमारे यूजली इस एरिया में रहती हैं, कान के पीछे रहती हैं, बगल में रहती है, जांघों के आसपास, एंड पेट के अंदर भी होती हैं। सो उनके सराउंडिंग एरिया में जब भी कभी कोई इन्फेक्शन होता है, तो वो लिम्फ नोड्स में गंदा फ्लूइड ब्लड के थ्रू आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एंड उसमें सूजन आ जाती है। अब इस डिजीज के अंदर भी वो लिम्फ नोड्स स्वॉलन हो जाती हैं, एंड वो बहुत पेनफुल कंडीशन भी रहती है। अब अगर हम इसमें कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि किसी को मंकी पॉक्स डिजीज हो गया है, तो उसको कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी। सो जो फीवर, रैशेज के अलावा जो है वो रैशेज जब बॉडी पे होते हैं, सो कभी कभी वो रैशेज क्लस्टर में, ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, एंड वो बन के एक एब्सेस, एक इन्फेक्शियस पस वाला एरिया बन जाता है, जो कि स्किन को खराब करता है, एंड अल्टीमेटली वो इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाता है, जिसे बैक्टीरिया एंड फर्दर सेप्सिस भी बोलते हैं। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स है, जिनको HIV एड्स है, या फिर कोई ओल्ड एज पर्सन है, या जिनको डायबिटीज़ है, या छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर इस डिजीज़ के होने के चांसेस या रिस्क फैक्टर्स भी ज़्यादा हैं, एंड अल्टीमेटली इसके साइड इफेक्ट्स या इसकी कॉम्प्लिकेशंस होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। कॉम्प्लिकेशन से फर्दर हम बात करें, सो ये निमोनिया भी डेवलप कर सकता है, आपके लंग्स में इन्फेक्शन भी क्रिएट कर सकता है, आपके कॉर्निया को डैमेज कर सकता है, जो काली पुतली आप देख रहे हैं आँख के अंदर, इसको भी डैमेज कर सकता है। अल्टीमेटली आपकी विजन लॉस हो सकती है। एब्सेस का हमने आपको बता ही दिया। एंड अगर कोई पेशेंट फीवर के कारण फ्लूइड इंटेक नहीं ले पा रहा है, ओरल इंटेक अच्छा नहीं है, क्योंकि रैशेज गले के अंदर भी निकलते हैं, पेशेंट को खाना स्वेलो करने में दिक्कत होती है, जिसको हम डिस्फेजिया बोलते हैं,
तो अल्टीमेटली पेशेंट का खाना पीना कम हो जाता है। उसके बाद पेशेंट डिहाइड्रेशन, माल न्यूट्रिशन, अल्टीमेटली किडनी फेलियर एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर में भी लैंड कर सकता है। सो ये सीवियर कॉम्प्लिकेशंस है जो बहुत रेयर हैं, बट इनके बारे में नॉलेज होना, इनके बारे में अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको या आपने किसी पर्सन को देखा जिसको ऐसे कोई सिम्टम आ रहे हैं, इस वीडियो का मतलब ये नहीं कि आप उसको पकड़ के घर पे लेकर बैठ जाए कि मेरे को मंकी पॉक्स है, मुझे कुछ नहीं करना। आपको अपने नियर बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर के पास जाकर इसके बारे में कंफर्मेशन लेनी है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स के लिए बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, वो है डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस कैसे किया जाए किसी भी डिजीज के बारे में। 90% ऑफ द डायग्नोसिस जो होती है हम लोग जो करते हैं, वो पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स, उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री एंड उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करके ही, देखने से ही एग्जामिन हम लोग करते हैं, एक पिक्चर ब्रेन में बनाते हैं। जैसे मैंने सिम्टम्स बताए, ये सारे सिम्टम्स को हम एक सॉकेट में फिट करते हैं, ब्रेन के अंदर देखते हैं, एज्यूम करते हैं कि हाँ ये पेशेंट को बीमारी है या नहीं है। बट अगर मुझे इसको चिकन पॉक्स से रूल आउट करना है, मुझे इसको मीजल्स या स्मॉल पॉक्स या सिफिलिस या हर्पिस से रूल आउट करना है, सो वो बहुत ही मुश्किल काम है, ओनली विद द फिजिकल अपीयरेंस एंड विद द क्लिनिकल हिस्ट्री। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, दैट इज पीसीआर, विच इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो जो स्किन के ऊपर दाने निकलते हैं, जो उसके अंदर फ्लूइड है, उसी फ्लूइड को निकाल कर उसके स्वैब्स को लेकर लैब में भेजा जाता है। एंड वो कोई नॉर्मल आपके घर के आसपास की लैब्स नहीं है, दैट इज NIV पुणे, विच इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन पुणे। वहीं पे ही स्पेशली ये सैंपल जाता है एंड वहाँ पे ये स्वैब्स का कल्चर किया जाता है, दैट इज PCR। एंड उसमें कंफर्मेशन आती है कि इसके अंदर ऑर्थोपॉक्स वायरस, दैट इज मंकी पॉक्स वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। अदरवाइज इसका कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। किसी भी ब्लड टेस्ट में किसी भी मंकी पॉक्स पेशेंट के बारे में कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इन जनरल उसका लीवर पैनल, उसका किडनी पैनल, उसका इन्फेक्शन पैनल हमें वो एक इंडिकेशन जरूर देगा दैट पेशेंट किस साइड पर लैंड कर रहा है, बट हमें उसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। एंटीबॉडी स्क्रीनिंग भी एक टेस्ट है, बट एंटीबॉडी स्क्रीनिंग भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉसिबल एंड कैपेबल नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी स्क्रीनिंग जो रहेगी वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मिलती हैं, दैट इज ऑर्थोपॉक्स वायरस जो इसकी फैमिली है, इस मंकी पॉक्स वायरस की, उस फैमिली के अगेंस्ट एंटीबॉडी मिलेगी। बट उस फैमिली के अंदर भी बहुत सारे और वायरस हैं। सो पर्टिकुलरली वो एंटीबॉडी जो है वो मंकी पॉक्स वायरस के लिए है, वो कभी भी कंफर्म नहीं हो पाता है। सो द बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल इज द PCR फॉर मंकी पॉक्स वायरस एंड दैट इज ओनली बीइंग डन इन NIV पुणे। अब घूम फिरकर सबसे बड़ा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो आप सबको जानना है, वो है कि इसका ट्रीटमेंट है क्या। मैंने बताया इतना कुछ दिया, आपको डरा बहुत कुछ दिया, बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको अवेयर कर दिया, बट अब अल्टीमेटली इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें, इसका सबसे जो प्राइमरी जो सबसे बड़ा गोल है वो यही है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। अगर आपने कोई भी सिम्टम को घर में कैच कर लिया है, सो आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है कि ये मंकी पॉक्स है या नहीं है। आपने किसी भी डॉक्टर को जाके मिलना है एंड आपने उनसे डिस्कस करना है। बट अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है, कोई डॉक्टर देख रहा है इस वीडियो को, सो अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अल्टीमेटली इसमें ट्रीटमेंट है क्या। देखो, किसी भी वायरल फीवर में जो सिम्टम्स आते हैं, जो हमने बताया, फीवर है, बॉडी पेन है, गला खराब है, खांसी है, जुकाम है, लूज टूल्स है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो सब लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरासीटामोल, एंटासिड्स, विटामिन एंड एवरीथिंग एंड फ्लूइड्स एंड ओरल फ्लूइड्स एंड कुछ केसेस में IV फ्लूइड्स भी, ग्लूकोज की ड्रिप्स भी। बट इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द एंटीवायरल थेरेपी एंड सेकेंड थिंग इज द वैक्सीनेशन। पहले मैं चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो ट्रीटमेंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए घर में ट्राई करने के लिए नहीं है, ना ही आप लोगों को वो चीज़ें फिलहाल मिलेंगी मार्केट में सर्च करने पर भी, बट देन आपने वो खुद से ट्राई नहीं करना है। सो डिस्कशन इज ओनली फॉर द अवेयरनेस एंड नॉट फॉर योर गाइडेंस टू फॉलो दिस एट योर होम। टिकोविरिमैट एक एंटीवायरल थेरेपी है जो ओरिजिनली स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई गई थी, स्मॉल पॉक्स के लिए डेवलप हुई थी, बट स्मॉल पॉक्स तो भी ऑलमोस्ट 99.9% इरेडिकेटेड है फ्रॉम द कंट्री। सो अभी उसका टिकोविरिमैट का कुछ परसेंटेज में चांसेस है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जहां पे यूज़ किया गया, कि वो इस वायरस के अगेंस्ट हेल्पफुल रही है। बट अभी तक इंडिया में इसको यूज़ नहीं किया एंड एज पर करंट सिनारियो इन द 2024 अभी तक सस्पेक्टेड केसेज ही हैं, बट कोई भी डायग्नोस्टिक या कंफर्म्ड केस नहीं है। सेकेंड थिंग इज द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जनरल पॉपुलेशन के लिए नहीं बनी है, ना ही अभी कहीं पे इसको यूज़ किया जा रहा है। सो जिन लोगों के मन में वहम था कि फिर से कोविड जैसे हमें वैक्सीनेशन लेनी पड़ेगी, अभी तक वो सिनेरियो भी नहीं है। वैक्सीनेशन इज ओनली इंटेंडेड फॉर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स लाइक द डॉक्टर्स एंड द नर्सेज एंड मे बी लेटर ऑन जाकर ही शायद हाई रिस्क इंडिविजुअल्स लाइक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एंड ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए या डायबिटिक्स के लिए यूज़ हो, बट अभी फिलहाल इंडिया में कोई भी इसका यूज़ नहीं हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन, अगर एमपॉक्स की वैक्सीनेशन की हम बात करते हैं, सो विद इन 4 days आपको वैक्सीनेशन लगवानी है। अगर आपको मंकी पॉक्स डिजीज का कोई सिम्टम आ रहा है आफ्टर
कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एनी इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहा है देन दिस वैक्सीनेशन कैन बी टेकन विद इन नेक्स्ट 14 डेज। मतलब अगर आपको सिम्टम नहीं है तो आप 14 दिन के अंदर लगवा सकते हैं वैक्सीनेशन। अगर सिम्टम आ रहा है तो 4 दिन के अंदर वैक्सीनेशन लगवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग कहेंगे कि हमने फिर करना क्या, अगर हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ इसके बारे में पता करना है। तो जो आप घर पे कर सकते हैं वो बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग इज हेल्दी डाइट आपको रखनी है। आपको किसी भी वायरल डिजीज से बचना है, एंड स्पेशली अगर हम मंकी पॉक्स की बात कर रहे हैं। सो साइड बाय साइड में चार्ट में भी दिखा रहा हूँ, आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको डाइट हेल्दी मेंटेन करनी है। आपको लिक्विड इंटेक बहुत अच्छा रखना है। जितने भी फ्रेश लिक्विड्स हैं लाइक लेमन वाटर, कोकोनट वाटर एंड फ्रेश फ्रूट जूस है आपके लिए बहुत अच्छा है बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। फ्रूट्स एंड सैलेड एंड वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं, पल्सेस बहुत अच्छी हैं, स्प्राउट्स बहुत अच्छा है। ये सब प्रोटीन है जो बॉडी को आपकी रिकवरी के लिए हेल्प करता है। विटामिन सी जो सिट्रिक फ्रूट्स में मिलता है लाइक लेमन, लाइक ऑरेंजेस, लाइक मौसम्बी, इनके अंदर आपको जो सिट्रिक एसिड मिलता है वो बहुत अच्छा है। अब जो अगली इंपॉर्टेंट चीज आप लोग जो फॉलो कर सकते हैं वो है डूज। जो डूज पेशेंट्स के लिए बताए गए हैं वो ये है कि रैशेस को कवर करके रखना है आपने। अगर आप इंडिविजुअल एक अपने आइसोलेटेड रूम में हो, आइडियली इसमें आइसोलेशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। पेशेंट को अलग ही रखना है ताकि पूरी फैमिली के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आए। सो जब तक आप आइसोलेटेड रूम में हैं आपने अपने रैशेस को अनकवर रखना है, कवर करके नहीं रखना है, उनको ड्राई रखना है। बट अगर आप फैमिली के साथ है, एक सिंगल रूम में है एंड आप भीड़ वाले एरिया में है, सो आपने अपने रैशेस को कवर्ड रखना है ताकि वो किसी और के कांटेक्ट में नहीं आए। क्योंकि अल्टीमेटली वो ब्लिस्टर्स ही जब रप्चर करेंगे तो उसका फ्लूइड किसी के कांटेक्ट में आएगा तो उनको वायरस हो सकता है। स्क्रैच नहीं करना आपने उसको ताकि वो ब्लिस्टर रप्चर नहीं करे। आपने जिस एरिया में, सपोज आपकी बॉडी पे हेयर है, आपके जेनाइटल्स के पास हेयर है, वहाँ पे अगर आपको रैश हुआ है, आपके स्कैल्प में हेयर है अगर आपको वहाँ पे रैश हुआ है, आपके फेस में बियर्ड एरिया पे अगर हेयर है, दाढ़ी है, वहाँ पे अगर आपको रैश हुआ है, वहाँ पे अगर दाने निकले हैं तो उस एरिया को आपने शेव नहीं करना है। शेव करने से अगेन वो रप्चर करेगा, वो स्प्रेड करेगा एंड वो कांटेक्ट में जिनके भी आएगा उनको भी हो सकता है। डूज के अंदर पेशेंट्स के लिए जो करने वाली चीजें हैं उसके अंदर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें और हैं। अगर किसी पेशेंट को डिस्फेजिया हो रहा है, गले के अंदर किसी को दाने निकले हुए हैं, रैशेज निकले हुए हैं, तो उनके लिए नमक वाले गर्म पानी से गरारे करना, गार्गल्स करना बहुत इफेक्टिव है। अगर किसी को पूरी बॉडी के ऊपर रैशेज निकले हैं सो एप्सम सॉल्ट मिल जाता है, एप्सम सॉल्ट को पानी में डाल के उससे नहाना इज वेरी बेस्ट थिंग। अगर किसी को पॉटी के रास्ते में रेक्टम या एनस के अंदर दाने निकले हुए हैं जिसकी वजह से पेशेंट को प्रोक्टाइटिस हो रहा है, पेन हो रहा है, उस पेशेंट को सिट्स बाथ करना बड़ा इफेक्टिव है। सिट्स बाथ में कुछ नहीं है, गर्म पानी लेना टब में और उसमें आपने बैठना है ताकि पॉटी वाली जगह पे पानी का सेक लगे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो आप घर पे रहकर भी कर सकते हैं। जैसा कि कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया समझ चुकी है कि धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। आपको अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली सोप से प्रेफरेबली वॉश करते रहना है ताकि आप किसी से कांटेक्ट नहीं ले लें बीमारी का। एंड अगर आपको हो गया है तो भी आपको वॉश करना है ताकि आप एक्सीडेंटली किसी को बीमारी गिफ्ट नहीं कर दें। एंड सेकेंड थिंग इसकी सैनिटाइजर्स भी यूज कर सकते हैं, बट सैनिटाइजर्स जितना कम हो सके उतना यूज करें, बिकॉज अल्टीमेटली जिसको नहीं है दैट पर्सन कैन यूज द सैनिटाइजर वेरी इजीली। उनको सैनिटाइजर यूज करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट जिसको है अल्टीमेटली वो एल्कोहल है उसके अंदर, वो उसके रैशेस पे लगेगा, सो वो इरिटेट कर सकता है। सो इन्फेक्टेड पर्सन को सैनिटाइजर यूज नहीं करना है। अब हम बात करते हैं डोंट्स की। सो डोंट्स मैंने आपको डूज के अंदर ही बता दिए, जिसमें स्क्रैच नहीं करना है, जिसमें आपने उनको शेव नहीं करना है। सो इट वॉज अ खिचड़ी ऑफ डूज एंड डोंट्स एंड आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। सो अब लास्टली इतने सारे ज्ञान के बाद थोड़ा सा लाइट मूड करते हैं कि सबको भी लग रहा है कि क्या कोविड-19 जैसे फिर से लॉकडाउन लगेगा, क्या फिर से हमें घर पे बैठना पड़ेगा, क्या फिर से कुछ लोगों का वर्क फ्रॉम होम रहेगा, जो सबको इंटरेस्ट भी है। सो इट डिपेंड्स कि हम लोग क्या चाहते हैं, आप एज एन जनरल पॉपुलेशन क्या चाहते हैं। अगर आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, प्रिवेंशन ले रहे हैं, टाइमली ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अर्ली डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन कर रहे हैं, सो इस बीमारी को फर्दर स्प्रेड होने से हम लोग रोक सकते हैं, अल्टीमेटली लॉकडाउन जैसी सिचुएशन से बच सकते हैं। एंड इसका ग्लोबल आउटब्रेक अगर इंडिया के अंदर हुआ, सो आपको पता है कि इतनी ह्यूज पॉपुलेशन में ये वायरस किस स्पीड से स्प्रेड करेगा। एंड कोविड-19 के 2 एपिसोड आपको याद ही होंगे। सो उनसे बचने के लिए हमने सारी प्रिकॉशंस एंड हमने सारी डिटेल्स को इन डिटेल डिस्कस किया है। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं, वो हम सबको पता है। सो एक ही चीज़ है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें एंड अपना ध्यान रखें, खूब सारा पानी पिएं एंड जितना हो सके सिम्टम्स को पढ़ें, सिम्टम्स को पकड़ें, बट ट्रीटमेंट घर पर नहीं करें। ट्रीटमेंट के लिए किसी भी नियर बाय डॉक्टर से मिलें। थैंक यू, बाय बाय एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टाटा।